नमस्कार, मैं हूं आंचल श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं इंडिया डेली लाइव का खास बुलेटिन भारत डेली लाइव। तो चलिए बड़ी खबरों की शुरुआत करते हैं खबरों के साथ। अमेरिका से जो सबसे पहली खबर आ रही है वो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ी हुई आ रही है। भारत पाकिस्तान युद्ध रुकवाने के दावे को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर तंज कसा है। ट्रंप ने बुधवार को दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में एक बार फिर दावा किया है कि उन्होंने भारत पाक युद्ध को रुकवाया है और कांग्रेस ने कहा है कि यह ट्रंप का एक खतरनाक दावा है। कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्रंप के बयान का वीडियो शेयर किया है, जिसके साथ लिखा है कि कल तक गिनती 70 थी और आज ये गिनती 71 हो गई है। ये याद रखना चाहिए कि दावोस में भारत का एक बड़ा भारतीय प्रतिनिधिमंडल मौजूद है और डोनाल्ड ट्रंप ने वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम में कहा है कि उन्होंने मई 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष को रोका था। दोनों देश न्यूक्लियर युद्ध के करीब पहुंच गए थे। हमने लाखों लोगों की जान बचाई है। जो अगली खबर आ रही है वो बिहार से आ रही है। बिहार में नीतीश सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन धारकों को बड़ी राहत दी है। प्रदेश के 1 करोड़ 16 लाख पेंशन लाभार्थियों के लिए अब तक पेंशन रुकवाने का डर खत्म होने जा रहा है। सरकार ने साफ कर दिया है कि तकनीकी त्रुटि, कागजी विसंगति या आधार मिलान की समस्या के कारण किसी भी पात्र व्यक्ति की पेंशन नहीं रोकी जाएगी। पेंशन भोगियों की सुविधा के लिए अब हर महीने पंचायत और प्रखंड स्तर पर विशेष शिविर लगाए जाएंगे। जो बुजुर्ग या दिव्यांग शिविर तक नहीं पहुंच पाएंगे, उनके लिए सरकारी कर्मी पर घर जाकर जीवन प्रमाण का सत्यापन करेंगे। समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने कहा कि जीवन प्रमाण पत्र की प्रक्रिया को बेहद सरल बनाया गया है। वहीं विभाग की सचिव वंदना प्रियाशी के अनुसार वर्ष 2025 में जहां लाभार्थी सिर्फ 12 लाख थे, आज ये संख्या बढ़कर 1.10 करोड़ हो चुकी है। सरकार का यह दावा है कि सुरक्षा, सम्मान और सुविधा अब हर पात्र तक पहुंचेगी। जो अगली खबर आ रही है वो पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी से आ रही है। सिलीगुड़ी में आज बीजेपी नेताओं ने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए 24 घंटे की भूख हड़ताल शुरू कर दी है। आरोप यह है कि विधायक विकास फंड के इस्तेमाल में राज्य सरकार जानबूझकर असहयोग कर रही है, जिससे क्षेत्र के विकास कार्य ठप पड़े हुए हैं। बीजेपी नेताओं का ये कहना है कि जनता के हित में मिलने वाला विकास फंड राजनीतिक भेदभाव की वजह से रोका जा रहा है। उनका ये बड़ा आरोप है कि इससे सड़क, पानी, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं से जुड़े कई अहम जो काम है वो उधर लटके हुए हैं। भूख हड़ताल के जरिए बीजेपी नेताओं ने राज्य सरकार से ये मांग की है कि विकास फंड के इस्तेमाल में रुकावटें तुरंत दूर की जाएं और विधायकों को उनके अधिकार दिए जाएं। वहीं इस पूरे मुद्दे पर अब तक राज्य सरकार की कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। देश और दुनिया की एविएशन इंडस्ट्री से जुड़ी एक बेहद गंभीर और चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। 12 जून 2025 को अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया विमान हादसे को लेकर महीने बीत चुके हैं और कई महीने बीत चुके हैं, लेकिन अब जाकर इसकी वजहों पे बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। 242 यात्रियों को लेकर उड़ान भरने वाला एयर इंडिया का बोइंग कुछ ही देर बाद मेडिकल कॉलेज में इमारत से जा टकराया था। जैसे ही उसने टेक ऑफ किया था, कुछ ही देर बाद वो मेडिकल कॉलेज की जो इमारत थी उससे टकरा गया था। अब इस अमेरिका की फाउंडेशन फॉर एविएशन सेफ्टी ने यह दावा किया है कि इस विमान में पहले से ही गंभीर तकनीकी खामियां मौजूद थी। रिपोर्ट के मुताबिक एयर इंडिया के बेड़े में शामिल होने के बाद से ही इस विमान में इलेक्ट्रॉनिक फेलियर, सॉफ्टवेयर गड़बड़ी, वायरिंग और पावर सिस्टम से जुड़ी समस्याएं लगातार सामने आ रही थी।
एफएस ने अपनी ये रिपोर्ट 12 जनवरी 2026 को अमेरिकी संसद में पेश की थी। वही बोइंग ने कहा है कि वो अंतर्राष्ट्रीय उद्यान नियमों का पालन करेगा और भारत की जांच एजेंसी एएआईबी के फैसले को मानेगा। अगर शुरुआती जांच की बात करें तो जांच में फ्यूल स्विच बंद होने के संकेत भी मिले थे, जिससे हादसे की आशंका और गहरी हो गई थी। लेकिन सवाल अब भी कायम है, क्या यह हादसा एक तकनीकी चूक थी या सिस्टम फेलियर की अनदेखी का नतीजा था? लेकिन सच्चाई का इंतजार अब भी बाकी है। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 21 जनवरी को यह ऐलान किया है कि वो अब 8 यूरोपीय देशों पर 10% टैरिफ नहीं लगाएंगे। ये टैरिफ 1 फरवरी से लागू होने वाला था, लेकिन ट्रंप ने यह फैसला दावोस में नाटो सेक्रेटरी जनरल मार्क रूटे के साथ ग्रीनलैंड और आर्कटिक क्षेत्र पर बातचीत के बाद लिया है, और ये बड़ा फैसला कह सकते हैं। ट्रंप ने कहा कि दोनों नेताओं ने ग्रीनलैंड और पूर्व आर्कटिक क्षेत्र को लेकर भविष्य के सौदे का फ्रेमवर्क तय कर दिया है। इससे अमेरिका और सभी नाटो सदस्यों का फायदा होगा। उन्होंने ट्रुथ पर लिखा कि इस समझ के आधार पर मैं टैरिफ नहीं लगाऊंगा। ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर कब्जे का विरोध करने वाले यूरोपीय देशों पर 10% टैरिफ लगाने की धमकी दी थी, जो अब उन्होंने वापस ले ली है। राजधानी दिल्ली से एक बेहद सनसनीखेज वारदात खबर सामने आ रही है, जहां 21 जनवरी की रात मंगोलपुरी इलाके में हुई चाकूबाजी की घटना ने इलाके में दहशत फैला दी है। इस हमले में 25 साल का युवक गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। दिल्ली पुलिस के मुताबिक घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। आरोपी की पहचान कर ली गई है और उसे पकड़ने के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। पुलिस ये भी जांच कर रही है कि वारदात के पीछे पुरानी रंजिश थी या कोई अन्य वजह थी। फिलहाल सवाल यही है कि राजधानी में चाकूबाजी की जो घटनाएं हैं वो क्यों नहीं थम रही हैं, और कब दिल्ली की रातें सुरक्षित होंगी, कब दिल्ली के लोग जो अपनी उनकी रातें हैं उनको सुरक्षित महसूस करेंगे। क्योंकि हर दिन ऐसी खबरें सामने आती हैं, जब चाकूबाजी, कोई घर में घुस के डकैती कर लेता है, कोई चाकू से मार देता है लोगों को, आए दिन इस तरह की खबरें सामने आती हैं। तो लगातार ये सवाल है, आम जनता का भी सवाल है कि आखिर राजधानी में ये जो चाकूबाजी की घटनाएं हैं ये क्यों नहीं थम रही हैं, और कब दिल्ली की जो रातें हैं वो सुरक्षित होंगी, और जो चाकूबाजी इस तरीके के चोर या बदमाश हैं उनसे कब राहत मिलेगी, कब दिल्ली वासी इससे जो सतर्क होकर सोते हैं, जो आराम से नहीं सो पाते, वो आखिर कब सो पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। लगातार ये दिल्ली से घटना सामने आ रही है, खबर सामने आ रही है। लगातार ही हम आपको बता रहे हैं कि दिल्ली वासी आखिर ये सवाल पूछ रहे हैं कि कब तक ये जो चाकूबाजी है या फिर चोरी की वारदात है, इससे कब उनको सुरक्षा मिलेगी, और राजधानी में इस तरीके की घटनाएं क्यों नहीं थम रही हैं, क्यों नहीं दिल्ली वासी सुरक्षित हो पा रहे हैं। ये बड़ा सवाल दिल्ली वासियों की तरफ से पूछा जा रहा है, और लगातार सरकार से भी सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर दिल्ली में इस तरह की घटनाओं को, राजधानी है दिल्ली, और अगर वहां पे इस तरीके की घटनाएं सामने आती हैं तो ये एक बहुत ही गलत चीज है। लगातार हम आपको बता रहे हैं कि एक 25 साल का युवक था। इस खबर में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ कपिल ढाका संवाददाता दिल्ली से जुड़ चुके हैं। कपिल, एक ही सवाल बार बार है जो आम जनता भी पूछ रही है कि आखिर राजधानी में चाकूबाजी की जो घटनाएं हैं वो क्यों नहीं थम पा रही हैं, और दिल्ली की रातें आखिर कब सुरक्षित होंगी? आचल, हम आपको बता दें, इसमें जहां तक जितनी लापरवाही है, पुलिस की लापरवाही मानी जा रही है, क्योंकि लोगों का कहना है कि पुलिस नियमित रूप से कोई भी राउंड नहीं करती है, जिससे अपराधियों के हौसले बढ़ते जा रहे हैं। आपको बताते चले, कुछ अभी 2-3 दिन पहले ही एक अपराधी ने 2 पुलिस वालों पर चाकू से हमला किया। जब दिल्ली के अंदर पुलिस ही सुरक्षित नहीं है, तो आम जनता की सुरक्षा के लिए दावा करने वाली दिल्ली पुलिस पर कैसे भरोसा किया जा सकता है? जी कपिल, जो रेखा सरकार है, जो मुख्यमंत्री है हमारी, वो लगातार ये कहती है कि दिल्ली को हर तरीके से हम सुरक्षित बना रहे हैं, हर तरीके से हम हर चीजें उपलब्ध करा रहे हैं, लेकिन जैसा कि अभी आपने बताया कि पुलिस वालों पर हमला हो रहा है, तो आखिर सुरक्षा कहाँ ढूंढेगा? जो आम आदमी है वो सुरक्षा कहाँ ढूंढेगा जाके? ये सबसे बड़ा सवाल निकल कर आ रहा है कपिल।
देखिए अचल, अगर मुख्यमंत्री की बात की जाए, जब जब कहीं पुलिस पे हमला होता है या आम जनता होती है तो मुख्यमंत्री होता है कि दिल्ली पुलिस हमारे पास नहीं है, दिल्ली पुलिस केंद्रीय मंत्री के पास है, केंद्रीय गृह मंत्री के पास है, वो सेंट्रल के पास है, इसकी जवाबदारी सेंट्रल के पास है। हम उनको सिर्फ लिखते हैं कि यहाँ की सुरक्षा के लिए, लेकिन हमारे पास इतना नहीं है कि हम दिल्ली पुलिस पर कोई एक्शन ले सके। कपिल, अगर हम इस वारदात के बारे में जानना चाहें तो ये पूरी वारदात क्या थी? क्या पुरानी कोई रंजिश थी या आपसी कोई रंजिश थी, पारिवारिक कोई रंजिश थी, क्या कुछ पूरा मामला था? देखिए आंचल, अभी क्लियर नहीं हो पाया, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, लेकिन जो आसपास के सूत्र हैं उनका कहना है कि हमला करने वाले और जो आरोपी हैं वो मृतक के आसपास के रहने वाले ही हैं, कॉलोनी के रहने वाले हैं। उनकी आपस में क्या थी किसी को नहीं मालूम है, लेकिन जिस तरह से जंगे अपराध हुआ है उसको 12 बार चाकू मारे गए हैं, तो ये माना जाए कि बहुत जो सीसीटीवी सामने आ रहा है उसको देखने से दिल दहल रहा है, और वहाँ का माहौल भी इस समय दहशत का बना हुआ है। अगर पुलिस की तरफ से क्या जांच की जा रही है, पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई की जा रही है? क्या जो आरोपी है वो अभी तक पकड़ा गया है? नहीं, अभी कोई 4-5 लोग जो सीसीटीवी में कैद हुए हैं, किसी में कोई भी सब फरार चल रहे हैं। पुलिस कह रही है कि हम छापामारी कर रहे हैं, जल्दी उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी कपिल, लगातार आप इस खबर पे अपनी नजर भी बनाए रखिएगा, और उनके परिवार वालों से या आपकी कोई बातचीत हुई है? आपने क्या बात करने की कोशिश की उनके परिवार वालों से? देखिए अचल, हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वहाँ का माहौल ऐसा है कि कोई परिवार वाला बात करने के लिए भी तैयार नहीं है, क्योंकि गंभीर माहौल होने के कारण कोई भी सामने खुलकर नहीं आ रहा है। कपिल, अगर पुलिस की तरफ से क्या कोई जवाबदेही सामने आई है कि जो आरोपी है उसको ढूंढा जा रहा है, क्या उनसे आपकी कोई बातचीत हुई है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए इस कांड के होने के बाद भी एसएचओ बात करने को तैयार नहीं है। वो भी कह रहे हैं कि हम जांच करें, जैसे ही हमारे सामने होंगे तो हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपको अवगत करा देंगे। जी कपिल, सबसे बड़ा सवाल एक ही निकल कर आ रहा है, जब राजधानी में लोग सुरक्षित नहीं है, जब राजधानी में जो हमारी सरकार है वो सुरक्षा मुहैया नहीं करवा पा रही है, तो ये सबसे बड़ा सवाल है कि आम जनता आखिर कहां जाएगी, किससे किससे वो सुरक्षा की गुहार लगाएगी? देखिए आंचल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है गणतंत्र दिवस होने पर जहाँ पे पुलिस चप्पे चप्पे पे तैनात है, उसके बीच भी इतना बड़ा कांड जाता, तो कहीं ना कहीं पुलिस की इसमें 100% लापरवाही है कि जो हम दावा कर रहे हैं कि सुरक्षा के लिए कि देश की राजधानी की सुरक्षा पे दिल्ली पुलिस गिद्ध की तरह आके जवाई बैठी है, लेकिन उसके बाद भी इतना बड़ा हत्याकांड हो जा रहा है, तो पुलिस की लापरवाही है। जनता तो भगवान के भरोसे है। जी कपिल, अभी स्वतंत्रता दिवस भी आने वाला है, और जिसके चलते इतनी भारी मात्रा में अभी आपने बोला कि दिल्ली में हर जगह सुरक्षा बढ़ा दी गई है और हर दिन पुलिस रैकी करती है, ऐसा पुलिस वालों का कहना होता है। क्या कोई आधिकारिक बयान इस पर सामने आया? कोई अधिकारी, जो आला अधिकारी यहाँ बैठे हैं, क्या कोई अभी तक सामने आए? अभी तक कुछ ऐसे बयानबाजी सामने आई? नहीं, अभी तक ऐसी कोई अधिकारी कोई भी बयानबाजी और सामने नहीं। जैसे ही आती है हम अपने चैनल के माध्यम से जनता को अवगत करा देंगे। जी कपिल, आप इस खबर पर अपनी नजर भी बनाए रखिएगा। हम लगातार इस खबर पर आगे का अपडेट भी आपसे लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया कपिल, ये जानकारी साझा करने के लिए। तो जैसा कि अभी आपने देखा कि हमारे संवाददाता ने बताया कि किस तरीके से दिल्ली के लोग सुरक्षित नहीं हैं। उन्होंने बताया कि दिल्ली पे पुलिस पर ही हमला हो जाता है, तो ये बड़ा सवाल निकलकर सामने आता है कि आखिर दिल्ली की रातें कब सुरक्षित होंगी, कब जो आम जनता है, दिल्ली वासी हैं, आखिर कब सुरक्षित होंगे, ये बड़ा सवाल निकलकर सामने आ रहा है। चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। जो अगली खबर सामने आ रही है वो राजधानी दिल्ली से आ रही है। दिल्ली में 2026 का गणतंत्र दिवस करीब है और इस बार सुरक्षा के लिहाज से दिल्ली पुलिस ने कई उन्नत तकनीकी कदम उठाए हैं। एडिशनल सीपी देवेश कुमार महाला ने बताया कि इस साल पुलिस एआई सक्षम स्मार्ट ग्लास और फेशियल स्क्रीनिंग सिस्टम वाले सीसीटीवी कैमरे का इस्तेमाल करेगी। इस कैमरे की पहनने वाले चश्मे हैं, ऐसे ग्लोरिदम लगाए गए हैं जिसमें जो वांछित व्यक्ति हैं उनकी पहचान हो सकती है। उसमें मेकअप, मास्क, टोपी या दाढ़ी रखी हो, ये सिस्टम इंटरनेट से जुड़े होते हैं, इसलिए डेटा पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा। इसके अलावा 10,000 पुलिसकर्मियों को अलग अलग जिलों में तैनात किया गया है। पैदल चलने वाले और वाहनों के लिए 3 स्तरीय फिजिकल चेकिंग की व्यवस्था की गई है ताकि किसी भी संभावित खतरे को रोका जा सके। कोई भी गणतंत्र दिवस में कोई भी खतरा आगे ना आ पाए या कोई भी ऐसी घटना सामने ना आ पाए जो अप्रिय हो।
राष्ट्र की राजधानी दिल्ली एक बार फिर स्मॉग की चादर में लिपटती नजर आ रही है। ठंड बढ़ते ही दिल्ली की हवा एक बार फिर से जहरीली होती जा रही है और जैसे जैसे ठंड बढ़ती जा रही है वैसे वैसी जो हवा है वो और भी ज्यादा जहरीली होती जा रही है। राजधानी के अलग अलग इलाकों से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। हम आपको एम्स से तस्वीरें दिखा रहे हैं, आईटीओस की तस्वीरें दिखा रहे हैं, इंडिया गेट की जो तस्वीरें हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। एम्स इलाके में एयर क्वालिटी जो इंडेक्स है वो 359 दर्ज किया गया है, जो बहुत ही खराब श्रेणी में आता है। वहीं जो आईटीओ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, इसका AQI लेवल 331 रिकॉर्ड किया गया है, जो कि बहुत ही खराब श्रेणी में आता है और स्थिति को जो खराब स्थिति जो स्थिति है उसको भी दर्शाता है। वहीं जो तीसरी तस्वीर सामने आ रही है वो इंडिया गेट से आ रही है। कर्तव्य पथ के आसपास AQI 281 रहा है, जो खराब कैटेगरी में आता है। स्मॉग की वजह से न सिर्फ दृश्यता विजिबिलिटी बेहद कम है, बल्कि बच्चों, बुजुर्गों और सांस के मरीजों की परेशानियां भी बढ़ती जा रही हैं। जो विशेषज्ञ हैं वो ये मान रहे हैं कि ठंड, कम हवा की रफ्तार और प्रदूषण के स्थानीय स्रोत हालात को और बिगाड़ रहे हैं। और ये तीन तस्वीरें अब ये साफ तौर पर देख सकते हैं कि देश की राजधानी किस तरह से धुंध की एक सफेद चादर में लिपटी हुई है। अब सवाल यही है कि अब कब मिलेगी दिल्ली को साफ हवा और कब तक लोग इस जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर रहेंगे, ये बड़ा सवाल निकलकर सामने आ रहा है। लगातार ही हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। एम्स, आईटीओ और इंडिया गेट की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। धुंध की सफेद चादर में जो दिल्ली है, जो राजधानी है, वो लिपटी नजर आ रही है। स्मॉग की गिरफ्त में दिल्ली है और हवा बेहद जहरीली हो गई है। सवाल एक ही है कि आखिर कब दिल्ली वासियों को साफ हवा मिलेगी और सांस के मरीज हैं, जो बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, उनको आखिर कब राहत मिलेगी। अगली जो खबर आ रही है वो महाराष्ट्र से आ रही है। महाराष्ट्र की KDMC यानी कि कल्याण डोंबिवली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की राजनीति में इस समय दिलचस्प मोड़ देखने को मिल रहा है। यहाँ किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने की वजह से सियासी पटल पर नए गठबंधनों की संभावनाएं उभर कर सामने आई हैं। सूत्रों के मुताबिक शिंदे सेना और राज ठाकरे की MNS के बीच गठबंधन की चर्चा चल रही है और ये गठबंधन कल्याण डोंबिवली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में महाराज बन सकता है, जिससे बीजेपी और ठाकरे ग्रुप किनारे हो जाएंगे। इस गठबंधन को लेकर कल से ही नेताओं के बीच बातचीत चल रही है और बुधवार को दोनों पार्टियों के पार्षद कोकर डिविजनल कमिश्नर के ऑफिस पहुंचे हैं, जो राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण संकेत भी माना जा रहा है। मुंबई समेत कई राज्यों में 29 नगर निगम में आज मेयर पद के लिए लॉटरी प्रक्रिया होगी और इस लॉटरी के जरिए तय होगा कि महापौर का पद सामान्य महिला, SC, ST या OBC वर्ग के लिए आरक्षित होगा। इसके बाद संबंधित वर्ग के उम्मीदवार नामांकन दाखिल करेंगे। लगातार ये मुंबई से खबर सामने आ रही है। शिंदे और MNS के संभावित गठबंधन की चर्चा तेज हो गई है। इस खबर में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं गजानन दुबे, स्टेट ब्यूरो महाराष्ट्र से। गजानन, बीजेपी ने अपना सिक्का तो चमका दिया है, लेकिन लॉटरी खुलना अभी तक बाकी है, क्या कुछ इस पर अपडेट है गजानन? जी आंचल, बात करें महाराष्ट्र के 29 महानगर पालिकाओं के चुनाव में हर पार्टी कहीं किसी के साथ अलायंस में थी, किसी के अगेंस्ट में चुनाव लड़ रही थी। वहीं पे कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका, मुंबई से सटा वो हिस्सा जो कि बहुत ही ज्यादा डेवलपमेंटल रास्ते पर चल रहा है। अब ये चीज समझिए कि भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने महाराष्ट्र में ज्यादातर जगहों पर अलायंस में चुनाव लड़ा है और राज्य स्तरीय सरकार भी उन्हीं की जी। ये सभी पॉलिटिकल पार्टीज ये कह रही थी कि वो मराठी मानुस और अलग अलग रिलीजियस एजेंडाज के लिए इस चुनाव में उतरे। अब जब शिवसेना जो एकनाथ शिंदे की है और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना जो राज ठाकरे की है, जो मुंबई में और करीबन 25 महानगर पालिकाओं में एक दूसरे से गाली गलौज करते नजर आए, अब वो कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका में एकजुट आने के लिए तैयार है। तो कहीं ना कहीं ये चुनाव आयोग पर नहीं, एक आम जनता के मुंह पर तमाचा है कि हम तुमको बेवकूफ बनाते रहेंगे, तुम बेवकूफ बनते रहोगे, हम तुमसे वोट मांगते रहेंगे, तुम देते रहोगे और हम वही करेंगे जो हम चाहते हैं। तो ये बात तो स्पष्ट है। आचार्य जी, जहाँ तक बात करें भारतीय जनता पार्टी इस बार एकनाथ शिंदे की शिवसेना के साथ कल्याण डोंबिवली में चुनाव में सरकार नहीं बना पाएगी और ये भी सच है
कि शिवसेना, एकनाथ शिंदे की और महाराष्ट्र नव निर्माण सेना, ये दोनों मिलकर कल्याण डोंबिवली में अपनी सरकार बनाने वाले हैं। जी गजानन, बहुत बहुत शुक्रिया गजानन हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी साझा करने के लिए। अगली जो खबर सामने आ रही है वो बिहार से आ रही है। बिहार के मसौड़ी से एक बड़ी क्राइम अपडेट सामने आ रही है। यहां पुलिस और एक कुख्यात गैंगस्टर परमानंद यादव के बीच हुई मुठभेड़ में गैंगस्टर के पैर में गोली लगी है। पुलिस के अनुसार इस मुठभेड़ का संबंध लॉरेंस बिश्नोई और राहुल सिंह गिरोह से जुड़ी घटनाओं से जोड़ा जा रहा है। मुठभेड़ के दौरान इलाके में तनाव की स्थिति रही और पुलिस ने इसे नियंत्रित करने के लिए सुरक्षा बल तैनात किए हैं। परमानंद यादव को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उनकी हालात फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। पुलिस ने कहा है कि मुठभेड़ की पूरी जांच की जा रही है और गिरोह के अन्य साथियों की गिरफ्तारी के लिए अभियान भी जारी है। करीब 4 साढ़े 4 के बीच पुलिस और एक अपराधकर्मी के बीच में मुठभेड़ हुई है, जिसमें अपराधकर्मी को पैर में गोली लगी है। घटनाक्रम इस प्रकार है कि बेउर थाना के द्वारा कुछ अपराधकर्मी पकड़े गए, उसमें से एक अपराधकर्मी बाइक से निकल कर भागने में सफल रहा। बेउर थाना के द्वारा इन्फॉर्म किया गया मसौड़ी थाने को कि वो अपराधकर्मी जहानाबाद की ओर जा रहा है। सूचना प्राप्त होते ही मसौड़ी थाने के द्वारा स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पे वाहन चेकिंग लगाई गई। इसी क्रम में एक संदिग्ध व्यक्ति मोटरसाइकिल से भागते हुए देखा गया, उसे रोकने का प्रयास किया गया, तो इसी बीच में वो बाइक से गिर गया। उसके उपरांत वो पुलिस पर गोलियां चलाने लगा। आत्मरक्षार्थ अपनी सुरक्षा में पुलिस को भी जवाबी फायरिंग करनी पड़ी, जिसमें उसे एक गोली उसके पैर में लगी। उसके उपरांत उसे इलाज के लिए ले जाया गया है। उक्त अपराधकर्मी का नाम परमानंद यादव बताया जा रहा है। यह लातेहार झारखंड का रहने वाला है। अभी तक जो निकल के आया है, इसका संबंध राहुल सिंह गैंग से निकल कर आया है और राहुल सिंह गैंग का संबंध लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साथ बताया जा रहा है। अभी मामला अनुसंधान अंतर्गत है। जो अगली खबर आ रही है वो आंध्र प्रदेश से आ रही है। आज सुबह जिले में एक प्राइवेट बस बेकाबू हो गई और कंटेनर ट्रक से टकरा गई। टक्कर के तुरंत बाद बस में आग लग गई, जिससे कम से कम 3 लोगों की जलकर मौत हो गई। वहीं कई अन्य यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने बताया कि दुर्घटना की वजह और घटना के विस्तृत विवरण की जांच शुरू कर दी गई है। इस दौरान ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं और सवाल ये उठता है कि क्या बस और ट्रक के बीच संचालन में सुरक्षा मानकों की अनदेखी किस तरह से हुई है और हादसों का कारण क्या बन रहा है और क्या आने वाले समय में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या कोई ठोस कदम उठाए जाएंगे, ये बड़ा सवाल निकलकर सामने आ रहा है। अगली जो खबर आ रही है वो प्रयागराज से आ रही है। एक सुरक्षित एविएशन अपडेट सामने आ रही है, जहां भारतीय वायुसेना ने एक माइक्रो लाइट विमान को रूटीन उड़ान के दौरान तकनीकी खराबी का सामना करना पड़ा, लेकिन सतर्क पायलटों की वजह से विमान को सुरक्षित रूप से इमरजेंसी लैंडिंग करानी जा सकी। डीसीपी मनीष सांडेल के मुताबिक ये 2 सीटों वाला विमान संगम और फाफामऊ के उड़ान भर रहा था, उसके लिए उड़ान भर रहा था फाफामऊ के लिए, जिसमें 2 पायलट सवार थे। लौटते समय इंजन में खराबी आने के बाद पायलटों ने आसपास के सुनसान इलाके में सुरक्षित लैंडिंग की और आसपास के एसडीआरएफ पुलिस और एयरफोर्स की टीम मौके पर वहां मौजूद रही और लैंडिंग के तुरंत बाद बचाव कार्य में मदद की गई। सौभाग्य से दोनों पायलट पूरी तरह सुरक्षित हैं और किसी के हाथाहाथ होने की कोई जानकारी नहीं सामने आ रही है। डीसीपी ने यह भी बताया है कि स्थानीय लोग और फायर ब्रिगेड टीम ने बचाव कार्य में सक्रिय योगदान दिया है और यह घटना एक बार फिर याद दिलाती है कि सुरक्षा मानकों का पालन और पेशेवर सतर्कता कितनी महत्वपूर्ण होती है और इस सावधानी ने आज किसी भी बड़ी दुर्घटना को टाल दिया है। अभी कुछ देर पहले हमें सूचना मिली थी कि एक एयरफोर्स का माइक्रो लाइट 2 सीटर एयरक्राफ्ट जो सुबह संगम और फाफामऊ के लिए उड़ान भरा था, वापस लौटते समय उसमें इंजन फेलियर की वजह से 2 पायलट उसमें सवार थे, तो उन्होंने सेफ लैंडिंग यहाँ पर की है। केपी ग्राउंड है, उसके पीछे तालाब नुमा दलदल है, वहाँ पर हेलीकॉप्टर गिरा है। दोनों पायलट हैं पूरी तरह से सुरक्षित हैं, सेफ लैंडिंग उन्होंने की है। किसी भी व्यक्ति के यहाँ पर हताहत होने की कोई भी जानकारी नहीं है
और मौके पर पुलिस फोर्स मौजूद है। सूचना मिलने पर तत्काल ही स्थानीय थाना पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम है मौके पर पहुंची थी और यहाँ के जो स्थानीय लोग ध्रुवता थोर हैं उन्होंने भी इस बचाव में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है और मौके पर हमारी पुलिस फोर्स मौजूद है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। अभी कुछ देर पहले हमें सूचना मिली थी पुलिस ने जबरन धर्म परिवर्तन, यौन शोषण और उगाही के आरोपों में एक जिम मालिक समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये मामला सदर तहसील कॉलोनी में चल रहे केजीएम जिम से जुड़ा है, जहां 2 महिलाओं ने 7 आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है और 4 जिमों को सील कर दिया है। आरोप है कि महिलाओं की दोस्ती के बहाने उनको फंसाया गया था और उनका धर्म बदलने का दबाव उन पर डाला जा रहा था। यौन शोषण किया गया उनका और उनके पैसे भी ऐंठे गए। ये बड़ा आरोप जो है वो महिला की तरफ से लगाया गया है। स्थानीय नेताओं के मुताबिक ये जिम पिछले 9 से 12 सालों से चल रहा है और इस दौरान कथित लव जिहाद जैसी गतिविधियों की शिकायत मिलती रही है। पीड़ित परिवार और सामाजिक संगठनों की मदद से अब ये मामला उजागर हुआ है। मिर्जापुर में लगभग 10-12 सालों से केजीएम मिर्जापुर में बहुत ज़्यादा चल रहा है, लेकिन ये 3-4 ब्रांड है इनका, लेकिन 3 ब्रांचों में सब जगह लव जिहाद की सूचना हम लोग को बहुत पहले से हो रही थी। लेकिन हम लोग परिवार वाले से मिले और खुद मामला हम लोग उजागर किए, खुद मामला संज्ञान में आया, लेकिन इस बार मामला बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अब सिर्फ मेवाड़ मीडिया में कवरेज हुआ, मीडिया वाले ने सब लोग को हाईलाइट किया मामला को। हम प्रशासन यही करते हैं ऐसे जिम के ऊपर संचालन के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और बाबा जी का बुलडोजर चले थे। ये मामला 2 दिन से देख रहे हैं और ये लगभग तो 9-10 साल से केजीएम चल रहा है, लेकिन 3-4 का ब्रांच है मिर्जापुर में और 2 दिन से देख रहे हैं। यहाँ यही पता चल रहा है कि यहाँ धर्म परिवर्तन किया जाता है और लगभग हम तो देखते हैं कि अक्सर यहाँ पे कि सबसे ज़्यादा हिंदू ही आती हैं यहाँ पे ज़्यादा जिम करने और यही जानकारी मिली है। हम ये कहना चाहते हैं कि पहली बात अपने हिंदू बहनों को और माताओं को जो जिम करने आती हैं, पहले उनके परिवार वाले से कहना चाहते हैं जिम करवाना है तो अपने घर पे करवाएं या पता करें वो कैसा जिम वहाँ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये सब पूरा चीज़ उनको जानकारी उनके परिवार वाले को भी लेना चाहिए और अपने परिवार वाले को कसना चाहिए कि ऐसे बहन बिटिया क्यों भेजा जा रहा है जिम सीखने के लिए, क्या आप जिम करके क्या सिखाना चाहती हैं। उनके ऊपर तो सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए, उनके घर पर सच्चाई पता करने के बाद उनके घर पर बुलडोजर गिराया जाए। जो ये गलत काम से जो हमारे हिंदू बहन बिटिया के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, उनको जो परिवर्तन धर्म किया जा रहा है, ये बहुत गलत काम है और माननीय योगी जी से यही कहेंगे कि उन पर जल्द से जल्द कार्रवाई करने की बात करें। तो ये थी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। जो खबर है उसका सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए इंडिया डेली लाइव। नमस्कार।